नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। उधम सिंह नगर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। यहां अश्लील हरकत करने और गंदी बात करने वाले पुलिस इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। पंतनगर थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह डांगी का एक ऑडियो सामने आया था जिसमें केस दर्ज करने के नाम पर एक लड़की से वो अश्लील बातें कर रहा था और उस पर दबाव बना रहा था। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद डीजीपी ने जांच के आदेश दिए और अब उधम सिंह नगर के एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह डांगी को सस्पेंड किया गया है। और अगली बड़ी खबर है देहरादून से। यहां रवि बडोला हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। वारदात में शामिल सभी 7 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। आरोपियों की अवैध संपत्ति भी अटैच कर ली गई है। आरोपी सोनू भारद्वाज ब्याज पर पैसे देने का काम करता है और पैसे के लेन देन में सोनू ने ही गोली चलवाई थी। शूटर रामवीर ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था और अब एक्शन की पूरी तैयारी कर ली गई है। इनकी संपत्ति अटैच की जाएगी, इसकी भी तैयारी कर ली गई है। इधर हरिद्वार के शांतर शाह गांव में नाबालिग लड़की से रेप और हत्या की वारदात के बाद पूरे गांव में आक्रोश है। परिजन इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता पहुंचे। यशपाल आर्य ने कानून व्यवस्था और महिला अपराध को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। यशपाल आर्य ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, दलित पिछड़ों का शोषण हो रहा है। बाद में देर शाम हरीश रावत भी परिजनों से मिलने पहुंचे। हत्या कर दी जाती है, उसके साथ बलात्कार कर दिया जाता है और सरकार का कोई नुमाइंदा, कोई प्रतिनिधि यहाँ पर संवेदना करने के लिए भी यहाँ मौजूद नहीं है। कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। स्पष्ट हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का जो चाल है, चेहरा है, चरित्र है। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बढ़ते महिला अपराधों को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महिला अपराधों से जुड़े मामलों में बीजेपी नेताओं का नाम बार बार आता है और उन पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती। हरिद्वार में नाबालिग लड़की से रेप और हत्या के मामले में भी बीजेपी नेता का नाम सामने आया। इस बार क्या एक्शन होगा, उस पर संदेह भी जताया गया है। कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो बलेड़ा कांड में एक शब्द नहीं बोली, आदित्य राज के खिलाफ पुतले नहीं जलाती, अंकिता भंडारी केस में अंकिता के वीआईपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, वो महिला मोर्चे ने करण मेहरा के पुतले पूरे प्रदेश में जलाई। इससे समझ सकते हैं इनका संगठन और इनकी सरकार की सोच कैसी है। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज दिल्ली में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की और ग्रामीण इलाकों में संचार सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए कई बिंदुओं पर बातचीत की। इस मौके पर सीएम धामी ने नैनीताल के तल्लीताल डाकघर को कहीं और शिफ्ट किए जाने की मांग की है। साथ ही बीएसएनएल के 481 टावर लगाने के लिए भूमि अधिग्रहण करने और गुंजी में लगे टावर को शुरू करने की मांग की गई है। इधर पौड़ी कोटद्वार नेशनल हाईवे पर चोपड़ा क्षेत्र के पास एक बाइक सवार 20 साल की लड़की की डंपर की चपेट में आने से जान चली गई। लड़की परसुंडा खाल की रहने वाली थी जो किसी काम से पौड़ी आ रही थी। तभी उसकी बाइक सड़क पर रखे कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर स्लिप हो गई। युवती डंपर की चपेट में आ गई, जिसके बाद आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे वहां मृत घोषित कर दिया। पौड़ी कस्बे में एक सुबह एक बहुत दुखद घटना हुई है, जिसमें एक 20 वर्ष की महिला जो कि अपनी बाइक से सवार होकर जा रही थी, जो कि एक बड़े वाहन के नीचे आए हैं और मौके पे ही उनकी मृत्यु हुई है, जिसमें हमारे द्वारा मौके पे पहुंचकर शव को ले जाकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम भी कार्रवाई की जा रही है और उसमें हम मुकदमा भी पंजीकृत कर रहे हैं और जो उसमें भारी वाहन है उसके विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई।
इधर रामनगर के फाटो जोन में भारी बारिश के बाद कई जिप्सियां पानी में फंस गई। तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन के फाटो जोन में सैलानियों को लेकर कई जिप्सियां जो जंगल के अंदर गई थी वो वहीं फंस गई। रात से लगातार यहां बारिश हो रही है। जंगल के रास्तों पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से ये जिप्सियां यहां अलग अलग जगहों पर फंसी हुई दिखी। अब बताया जा रहा है कि यहां तकरीबन 1.5 घंटे तक जिप्सी समेत सैलानी इसी तरह जंगल में फंसे रहे। बारिश की वजह से इस जोन के रास्ते खराब हो चुके हैं, जिसके बाद इस जोन को अगले आदेश तक अब बंद कर दिया गया है। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। कुमाऊं के रास्ते से मानसून की एंट्री हुई। चंपावत के बनबसा में जोरदार बारिश हुई। बनबसा में कुल 71 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं बारिश का असर पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज रात भी प्रदेश भर में बारिश रहेगी। आज और कल देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग जिलों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने 30 जून से 3 जुलाई तक भारी बारिश का पूर्वानुमान किया है। बिल्कुल, मानसून देखिए कल 27 तारीख को जो है उत्तराखंड में डिक्लेयर कर दिया है। ज्यादातर हिस्से जो उत्तराखंड के वो कवर हो गए हैं। थोड़ा जो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के आसपास के क्षेत्र है वो बचे हैं, तो वो भी 1 से 2 दिन में कवर हो जाएंगे। बाकी बारिश की बात करें तो आज भी ठीक बारिश मिली है प्रदेश में, अनेक जगहों तक में है। और भारी वर्षा की बात करें तो उसमें चंपावत डिस्ट्रिक्ट में जो है बनबसा जो स्टेशन है वहां पे रही है। आगे भी देखें तो जो एक्टिविटी वो आज भी ऐसी है, कल भी इसी तरह की रहेगी। अनेक जगहों तक में आप हल्की से मध्यम कह सकते हैं। और साथ साथ में एका दुक्का जगहों में जो हैवी रेन है, जिसमें कि देहरादून डिस्ट्रिक्ट है या इसी तरह जो है नैनीताल है, और अंदर देखें तो बागेश्वर, चमोली या रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में संभावना है कि हैवी रेन एका दुक्का मिलेगी। इधर कुमाऊं में मानसून की एंट्री हो चुकी है। मैदान से लेकर पहाड़ तक मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। अल्मोड़ा जिले का खूबसूरत हिल स्टेशन रानीखेत इस बारिश के बीच बहुत खूबसूरत दिख रहा है। इसकी खूबसूरती और निखर गई है। आखिर कैसा है कुमाऊं का मौसम, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। भीषण गर्मी और उमस के बीच पहाड़ों से यानी देवभूमि उत्तराखंड से बेहद राहत भरी खबर सामने आई है, क्योंकि यहां कुमाऊं के इलाके में मानसून इंटर कर चुका है। और आप देखिए इस समय मैं रानीखेत में खड़ा हूं। रानीखेत कितना खूबसूरत दिख रहा है। ये सामने आप देखिए जो हमारे पहाड़ हैं, ये पहाड़ों के ऊपर एक बादलों की चादर लिपट गई है। और साथ ही जो सामने आप देख रहे हैं ये बादल, ये कोहरे, ये हिमालय पर छाया हुआ कोहरा है। यहां से नंदा देवी और पंचेचुली जो पर्वत हैं, हिमालय की जो पश्चिमी श्रृंखला है, वो बेहद साफ दिखाई देती है। लेकिन ये जो घने बादल हैं, इसने पूरे हिमालय को ढक कर रखा हुआ है। और यही वजह है कि अब इस पूरे इलाके में ठंडक महसूस की जा रही है। कुमाऊं के इलाके की बात करें तो यहाँ की जो 6 के 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, उधम सिंह नगर से लेकर के पिथौरागढ़, जो कि नेपाल और चीन बॉर्डर पर है, वहां पर भी झिमझिम इस समय बारिश हो रही है। रिमझिम जो बारिश है उसका आनंद लोग ले रहे हैं। जो रानीखेत है वो अपने आप में बेहद खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इसीलिए हम यहां पर आए ताकि हम इसकी खूबसूरती आपको दिखा सकें। इस तरफ मैं दिखाऊं कि कितनी ग्रीनरी इस रानीखेत में छाई हुई है। आप ये देखिए, ये बांज है, काफल है, इसके अलावा अनेकों जो पहाड़ में होने वाले वृक्ष हैं वो इस रानीखेत की खूबसूरती को और इस पे 4 चांद लगा देते हैं। इसलिए अगर आप भी उमस भरी गर्मी से परेशान हैं तो आइए, इस तरीके के जो छोटे छोटे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, रानीखेत का अपने में विश्व में बड़ा एक नाम है, इसलिए आप आइए। और अगर आप उमस भरी गर्मी से परेशान हैं तो फिर आप उत्तराखंड का रुख करिए, क्योंकि कोई लैंडस्लाइड की खबर नहीं है, सब जगह सुरक्षित है पूरी तरीके से। जो बारिश हो रही है उससे एक तरफ जहां मौसम ठंडा हो गया है, वहीं अब ऑफ सीजन भी शुरू हो गया है, इसलिए आपको जो है सस्ते होटल्स यहां पर मिल सकते हैं और आप प्रकृति का पूरा आनंद जो है वो ले सकते हैं। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ शैलेन नेगी, न्यूज़ 18 रानीखेत। बरसाती सीजन में पहाड़ों पर जिंदगी और ज्यादा मुश्किल भी हो जाती है। पिथौरागढ़ में सबसे ज्यादा खतरा मंडराता है। यहां दुर्गम इलाकों में तेज बारिश ऐसा कहर बरपाती है कि सब कुछ पल भर में जमींदोज हो जाता है। इस सीजन में भी यहां 123 गांव पर खतरा बना हुआ है। जरा सी बारिश यहां मौत का तांडव मचा सकती है। मानसून के साथ ही जोन 5 में बसे पिथौरागढ़ के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। बीते सालों यहां बरसात ने एक नहीं दर्जनों बार तांडव मचाया था। ऐसे में आफत की बारिश की चपेट में वे इलाके सबसे पहले आते हैं
जो प्राकृतिक तौर पर सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। यहाँ धारचूला, मुनस्यारी, तेजम और बंगापानी तहसील सबसे ज्यादा संवेदनशील है। आपदा प्रबंधन विभाग ने इन तहसीलों के 123 गांव ऐसे चिन्हित किए हैं जिन पर आसमानी आफत कभी भी कहर बनकर टूट सकती है। मैं तहसील धारचूला, तहसील बंगापानी और तहसील मुनस्यारी और तहसील तेजम का कुछ हिस्सा, ये सब संवेदनशील क्षेत्र में जाने जाते हैं। इसमें से इन 3 तहसीलों में लगभग 117 गांव संवेदनशील चिन्हित किए गए हैं, जिनमें कुछ गांवों में विस्थापन की कार्रवाई भी चल रही है। प्रशासन ने 123 गांव में से 50 गांव को विस्थापन वाली लिस्ट में भी शामिल किया है। शासन को पैसा मिलते ही इन गांवों को शिफ्ट करने की कवायद शुरू हो जाएगी। ऐसे में 123 सेंसिटिव गांव में जहां लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने का प्लान तैयार हुआ है, वहीं आपदा प्रबंधन टीमों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। और कुछ ऐसे गांव हैं या कुछ परिवार हैं जहां पर भूस्खलन की संभावना है, जिससे कि जान माल की भी क्षति होने की संभावना है। उसमें हम लोग विस्थापन का भी काम कर रहे हैं। तो उनसे कांटेक्ट करके उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी वहां पे अगर इस तरह की कोई चांसेस हैं तो वहां से हट जाएं। उनको हम एक सेफ जगह भी विस्थापित करेंगे। साथ ही आपदा के समय इन इलाकों में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना काफी कठिन हो जाता है। यही नहीं, प्रभावितों को राहत के लिए भी घंटों इंतजार करना पड़ता है। कठिन भौगोलिक हालात वाले इलाकों में बेहतर यही होगा कि सरकारी सिस्टम पहले से एक्टिव मोड में रहे, ताकि आपदा के समय से मदद मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में मानसून सीजन में गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर बने भूस्खलन जोन इस बार भी चुनौती हैं। यमुनोत्री हाईवे पर डाबरकोट, धरासू बड़े भूस्खलन जोन हैं, तो वहीं गंगोत्री हाईवे पर हेलगुगड़ा, डबरानी, बंदरकोट के पास बड़े भूस्खलन जोन हैं, जो यात्रा में यात्रियों के लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे छोटे भूस्खलन जोन हैं जो बरसात के दौरान एक्टिव हो जाते हैं, जिसे लेकर प्रशासन ने सभी जगह मशीनें तैनात कर दी है, ताकि मार्ग बंद होने की सूरत में उसे जल्द से जल्द दुरुस्त किया जा सके। इसमें क्या है कि जैसे आप अपना हुगलू घाट वाला है या डाबरकोट वाला है या बंदरकोट वाला है, ये लैंडस्लाइड जोन है, काफ़ी लंबे समय से एक्टिव है। इसमें हम लोगों ने एक जो मशीन डिप्लॉयमेंट प्लान, हैवी मशीन डिप्लॉयमेंट प्लान है, हमारी दोनों यात्रा पॉइंट पर यमुनोत्री वाली में जो NH है और जो BR वाला है, लगभग 50 से 51 लैंडस्लाइड जोन या फिर जहाँ जहाँ मलबा आता है, वहाँ हम लोगों ने हैवी मशीन का डिप्लॉयमेंट प्लान फाइनल किया है। इधर देहरादून के काट बंगला के बाद आज प्रेमनगर के सुद्दोवाला में स्लम एरिया में अतिक्रमण पर SDDA का बुलडोजर गर्जा। सवाल है कि आखिर ये बस्तियां, ये अतिक्रमण क्या रातों रात हो जाती हैं? तो इसके पीछे के क्या है असली कारण, देखिए ये रिपोर्ट। इस प्रक्रिया से पहले विस्थापन की प्रक्रिया होनी चाहिए थी, इन्हें घर मिलने चाहिए थे। तोड़ना बहुत आसान होता है। आप हर घर में जाइए, हर घर की कोई ना कोई महिला बर्तन मांज रही है, झाड़ू पोछा कर रही है, तब जाके उन्होंने 2-2 4-4 ईंट जोड़ के ये मकान बनाया है। ये है कांग्रेस की निवर्तमान सभासद उर्मिला ढोंडियाल थापा, जो रिस्पना किनारे खाट बंगला में ढहाए गए अवैध निर्माण के खिलाफ पैरवी कर रही है। उनका कहना है कि इनको उजाड़ने से पहले सरकार को इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। इस इलाके में महज 2016 के बाद अतिक्रमण कर 400 से अधिक घर खड़े कर दिए गए। ये महज एक उदाहरण भर है। उत्तराखंड में सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की, पिछले 24 साल में इसी तरह नदी नालों के किनारे 500 से अधिक अवैध बस्तियां खड़ी हो गयी, और इनके पीछे का कारण रहा है वोट की सियासत। नेताओं ने अपने वोट बैंक के लिए जहां जगह मिली वहां लोगों को बसाया, और इनके पीछे एक पूरी भीड़ उत्तराखंड पहुंच गई। ताज्जुब ये है कि इन अवैध बस्तियों में बिजली, पानी, सड़क भी पहुंचा दी गई है। पूर्व सांसद बलराज पासी का कहना है कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी के खिलाफ ये एक षड्यंत्र है, तो विधायक विनोद चमोली का कहना है कि अवैध बस्तियां
कांग्रेस की देन है। ये मलिन बस्तियां ही नहीं, बड़ा योजनाबद्ध तरीके से ऐसा लगता है इस प्रदेश की सारी जो है डेमोग्राफी जो है चेंज करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जिस तरीके से वनों की जमीन में घुस गए, हजारों जो है धार्मिक स्थल बना दिए गए, पहले 2 लोग आए, फिर 4 लोग आए, फिर 10 लोग आए, और इसके पीछे बड़ा भारी जो है माफिया काम कर रहा है। देखिए, बीजेपी ने कभी ये क्लेम नहीं किया है कि हमने लोगों को बसाया है बस्तियों के अंदर, लेकिन कांग्रेस ने खुलेआम छाती ठोक के क्लेम किया है कि इंदिरा गांधी के समय से हम लोगों ने लोगों को वहां पर बसाया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिना राजनीतिक दलों के, बिना सरकारों के चलते ये सब संभव नहीं हो सकता, ये हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि रिस्पना के किनारे बसी बस्तियां अतिक्रमण है, तो नदी की भूमि दबाकर बनाए गए बड़े बड़े होटल भी अतिक्रमण है। सवाल ये भी उठाया कि इन अवैध बस्तियों से बिजली बिल के साथ हाउस टैक्स कैसे वसूला जाता रहा। सारी सुविधाएं जब दे दी तो अतिक्रमण तो नाम खत्म ही कर दिया। अगर आप अतिक्रमण की भूमि पे सुविधाएं क्यों दे रहे हैं? वहाँ सांसद ने काम किया, वहाँ विधायक ने काम किया, वहाँ पार्षद ने काम किया। हमने उनसे डिमांड करी है कि पहले इनको प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत कहीं विस्थापित करें और उसके बाद इनके मकान तोड़ें या जो भी नियम करें। उत्तराखंड में हर सरकार में अवैध बस्तियां खूब फली फूली हैं। 2016 में तत्कालीन सीएम हरीश रावत ने इन बस्तियों को नियमित करने के लिए बाकायदा अध्यादेश लाया था, तो बाद की सरकारों में हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद बीजेपी भी अध्यादेश लाकर अवैध रूप से बसाई गई इन बस्तियों को बचाती रही है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। इधर चमोली में पीपलकोटी से लेकर मारवाड़ी और बद्रीनाथ धाम के रास्ते पर जितने भी अतिक्रमण हैं उन्हें जल्द हटा दिया जाएगा। NHIDCL यानी कि नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जल्द ही अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं, जिसे लेकर अब लोगों में नाराजगी भी दिख रही है। वहीं कांग्रेस ने अतिक्रमण हटाने को लेकर सवाल खड़े किए। कांग्रेस का कहना है कि 4 धाम यात्रा के दौरान लोग अपनी आजीविका के लिए कारोबार करते हैं, अब उनके कारोबार को ही उजाड़ा जा रहा है। इस बीच तमाम लोगों को नोटिस आए हैं। लोग 6 महीने इस यात्रा का इंतजार करते हैं। इसी 6 महीने में लोग अपनी रोजी रोटी रोजगार का इंतजाम करते हैं, छोटे छोटे ढाबे लगा करके सड़क किनारे, और वो अतिक्रमण नहीं है, सड़क से बहुत दूर है। हमने देखा है जिन जिन स्थानों पर इन्होंने कहा है सड़क से बहुत दूर ये ढाबे वगैरह टीन सेट बने हुए हैं। इधर लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस में अब सिर्फ फुटअव्वल शुरू हो चुका है। आमने सामने हैं कांग्रेस के 2 बड़े नेता हरीश रावत और किरण माहरा। बीजेपी इस पर चुटकी ले रही है। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस में क्या हुआ किसी से छिपा नहीं है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता चुनाव लड़ने के नाम पर मैदान छोड़ गए, जिसमें हरीश रावत भी शामिल थे। चुनाव प्रचार से भी बड़े पार्टी के बड़े नेताओं ने लगभग दूरियां बनाए रखी। कांग्रेस नेताओं की ये पीड़ा अब खुलकर बाहर आ रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किरण माहरा तो आपस में भिड़ गए। किरण माहरा ने कहा था कि बड़े पार्टी के नेता चुनाव लड़ते तो कांग्रेस 2.5 लाख मतों के अंतर से नहीं हारती। अब इसका जवाब हरीश रावत ने कुछ इस अंदाज में दिया कि बड़े नेता लड़ लिए होते तो क्या हो जाता, ज्यादा से ज्यादा हार का अंतर ही कम होता। साथ ही हरीश रावत ने प्रदेश अध्यक्ष को सलाह दे दी कि मोदी पैटर्न का अध्ययन करें, जबकि माहरा अब भी बयान पर कायम है। कहा उन्होंने, पर नतीजा इतना होता है कि जहां हम 2.25 लाख 2 लाख से 2.5 लाख से हार रहे हैं, 50,000 कम से हारते, यही नतीजा होगा। क्योंकि इन वोटिंग पैटर्न का आप अध्ययन करिए, तो आप उस पैटर्न को अध्ययन करने के बाद आपको ये लगेगा कि कोई न कोई कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसके कारण हमने पर्वतीय लोगों का विश्वास खोया है, पहाड़ों के हैं। मैं उनके किसी कथन में टिप्पणी करने का अधिकारी नहीं हूं, उनसे बहुत छोटा हूं अनुभव में भी और चीज़ों में भी, लेकिन उन्होंने अगर कहा है, अगर का मतलब है शायद, और मेरा ये मानना है एज ए अध्यक्ष मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने पहले वाले कथन पर कायम हूँ। बड़े नेता अगर चुनाव लड़े होते तो आज परिस्थितियाँ दूसरी होती,
हम बीजेपी को 1 सीट से ज़्यादा सीट जीतने नहीं देते, हम 4 सीटें जीतते, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। कांग्रेस नेताओं में मचे इस घमासान पर बीजेपी भी चुटकी ले रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अपने अतीत से कोई सीख नहीं लेती। वो भी जब प्रत्याशी के रूप में उतरे थे तब भी जनता ने उनको सबक सिखाया, और जब वो अध्यक्ष के रूप में उन्होंने 5 प्रत्याशी उतारे तब भी जनता ने उनको सबक सिखाया। मुझे लगता है कांग्रेस अतीत के विषयों से और वर्तमान के विषयों से कोई सबक नहीं लेना चाहती, इसलिए कांग्रेस की यह स्थिति यह दुर्गत हो रही है। लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में सरकार भी बन चुकी है, लोकसभा का सत्र भी शुरू हो चुका है, लेकिन कांग्रेस अभी तक उत्तराखंड में तीसरी बार बुरी तरह हुई हार की समीक्षा तक नहीं कर पाई। उल्टा निराश नेताओं की लड़ाई अब एक बार फिर सड़कों पर आ गई है और सब अपने अपने राग अलाप रहे हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।